जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की हिंदी की कक्षा स्टार्ट हो चुकी है और हिंदी साहित्य में आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न होंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे। आज हिंदी साहित्य में सभी लोगों को फटाफट उत्तर बताना है और जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और दोस्तों जो अपना YouTube चैनल है इसको क्या मिल गया है, अब ज्वाइन बटन भी अपन को प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य YouTube चैनल आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। आज का जो आपका पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं। चरण बताना है, कितने चरण हैं, 2 चरण हैं, 3 चरण हैं, 4 चरण हैं या फिर 5 चरण हैं। ये चरण आपको बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं। अगर आपसे बन रहा है तो उत्तर जरूर बताएं और उत्तर आपका होगा दोस्तों कितने चरण हैं। भारतीय आर्य भाषाओं के जो चरण हैं वो है 3 चरण। कितने हैं, 3, यानी कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लो, किस विद्वान ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर कहा है। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। किस विद्वान ने प्राकृत को मीठी और संस्कृत को कठोर कहा है, जबकि है ना, तो ये जो संस्कृत को कठोर कहा है, ये संस्कृत को कठोर किसने कहा है। राजशेखर ने कहा है, भरत मुनि ने कहा है, वामन ने कहा है या फिर स्वयंभू ने कहा है। तो किसने कहा है, तो अधिकांश लोगों ने प्रश्न क्रमांक 2 का जो उत्तर बता दिया है कि राजशेखर, है ना, राजशेखर साहब हैं, इन्होंने क्या कहा कि प्राकृत को मीठी है और संस्कृत को कठोर है। अब एक चीज बताना दोस्तों, जिसका राज चल रहा है, जिसका राज चल रहा है वो किसी को कुछ भी बता सकता है। बोले हमें तो प्राकृत मीठी लगती है और संस्कृत कठोर कहता है, क्योंकि राज चल रहा है इनका। तो राजशेखर, ठीक है, राजशेखर आपका बिल्कुल सही होगा। अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि कौन है। अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि बताना है कौन है, ये चीज बतानी है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, 4 में से आपको चयन करना है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर एक विकल्प देवसेन दिया है, ये देवसेन साहब की रचना है कौन सी, श्राप का 4, है ना, श्राप का 4 है। इसका रचना काल क्या है, 933 ईस्वी है। हिंदी का प्रथम ग्रंथ है, हिंदी की प्रथम रचना है श्राप का 4। ठीक है, देवसेन की है। पुष्पदंत को अभिमान मेरु कहा जाता है, आप सभी को पता है। पुष्पदंत को क्या कहा जाता है, अभिमान मेरु। इनका एक ग्रंथ है दोस्तों महापुराण। इनका एक ग्रंथ कौन सा है, महापुराण है, जिसमें 63 सलाका पुरुषों की चर्चा की गई है महापुराण में। ठीक है, और रामसिंह की एक रचना है दोस्तों पाहुड़ दोहा। कौन सी है, पाहुड़ दोहा। हमने याद की थी कि राम कहाँ गए थे, पहाड़ गए थे, बन गए थे। तो ये पाहुड़ दोहा किसकी होगी, रामसिंह की होगी। लेकिन राम काव्य के जो प्रथम कवि माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, स्वयंभू माने जाते हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 1, है ना। और मैंने आपको कई बार बताया है कि जो स्वयंभू है दोस्तों, इन स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, रामकुमार वर्मा ने। और राउलबेल इनकी रचना है, राउलबेल रचना है स्वयंभू की। राउलबेल तो रोड़ा कवि की, राउलबेल तो रोड़ा कवि की है। इनकी है कौन सी है, राम काव्य पर आधारित। स्वयंभू की आपको बताना है, राउलबेल तो रोड़ा कवि की है। स्वयंभू की राम काव्य पर आधारित जो रचना है वो आपको ही बताना है ना। मुझे क्या नहीं हो रहा है, याद नहीं आ रहा है वो। अगला बताना, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास बताना है, जल्दी बताओ। हिंदी में हिंदी साहित्य, अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर गलत क्वेश्चन कर देते हैं। क्या करते हैं, हिंदी में हिंदी साहित्य, आप बोल देते हो कि हिंदी साहित्य का सबसे पहले इतिहास किसने लिखा, तो आप लगा देते हो गारसादा तासी। लेकिन बात यहाँ पर होती है दोस्तों हिंदी में हिंदी साहित्य का, हिंदी भाषा में
हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा है शिवसेन सेंगर ने। गारसादा तासी ये फ्रेंच विद्वान थे तो इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा है। हाँ, पयुमचर्यु, वेरी गुड प्रदीप जी। पयुमचर्यु रचना है इनकी राम काव्य पर आधारित स्वयंभू जी की, वेरी गुड पयुमचर्यु, ठीक है। और हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले हिंदी में लिखा शिवसेन सेंगर ने। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गारसादा तासी ने। सबसे पहले हिंदी साहित्य में काल विभाजन का प्रयोग किया गया तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि ग्रियर्सन की कृति है। और रामचंद्र शुक्ल की अगर बात करें तो इनका हिंदी साहित्य का इतिहास एक बृहद ग्रंथ है जो कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में 1929 में प्रकाशित हुआ था, रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको क्लियर होते जाएं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा? मैंने कई बार आपको याद करवाया है दोस्तों। कैसे याद करवाया कि आधा जो है, आधा सुमन, आधा कुसुम, आधा फूल किसी को नहीं दिया जाता है ना, किसी को नहीं दिया जाता ना। तो आधा इतिहास कौन लिखेगा? आधा, बोले सर आधा किसी को नहीं दिया जाता, क्या? फूल, सुमन, कुसुम, है ना, ये सभी पर्यायवाची हैं। तो ये सुमन राजे ने लिखा है ना। और दोस्तों हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिख दिया? बच्चन सिंह ने लिख दिया। मैंने आपको याद करवाया था, बोले हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखो, तो बोले दूसरा इतिहास कैसे लिखें? ये बच्चन का काम थोड़ी है, ये बच्चन का काम नहीं है, बच्चों का काम नहीं है दूसरा इतिहास लिखना। और रामचंद्र शुक्ल का तो पता ही है, राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा, ठीक है। और सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई। अगला आपको बताना दोस्तों, रीतिकाल को अंधकार काल किसने कह दिया? अंधकार काल मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है? त्रिलोचन ने क्या कहा है? मिश्र बंधुओं ने, आपको पता है इन्होंने क्या कह दिया? अलंकृत काल, है ना। क्या कह दिया? मिश्र बंधुओं ने क्या कह दिया? त्रिलोचन ने तो आपको बताना है दोस्तों, अंधकार काल जो कहा है वो किसने कहा है? और अंधकार काल कहा किसने? त्रिलोचन साहब ने। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये रीति काल को, ठीक है। हाँ, बी नंबर सही होगा। अगला बताओ, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी हैं या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं, बच्चन से हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? कौन है? हाँ, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है, वेरी गुड। और संक्षिप्त, आप लोग संक्षिप्त के चक्कर में पड़े रहते हो कि बोले सर हिंदी साहित्य संक्षिप्त में पढ़ा दो। जो विश्व के लोग विश्व भर में क्या है संक्षिप्त पर पढ़े रहते हो, यार विस्तृत कौन पढ़े, संक्षिप्त पढ़ लो, संक्षिप्त, है ना। तो विश्वनाथ त्रिपाठी संक्षिप्त इतिहास लिखा है इन्होंने हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य का उद्भव, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी हैं। बच्चन सिंह ने तो बता दिया कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिख दिया। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, है ना। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और ये नंबर आपका विश्वनाथ त्रिपाठी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है दोस्तों? हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताना है। बंग महिला हैं, चित्रा मुदगल हैं, जानकी देवी बजाज हैं या फिर कौशल्या बैसंत्री हैं। हमने एक रचना, एक आपकी आत्मकथा याद करवाई थी, दोहरा अभिशाप। दोहरा अभिशाप किसको मिला? कौशल्या को मिला दोहरा अभिशाप, कौशल्या बैसंत्री, है ना। और जानकी देवी बजाज ने क्या की? अपनी गाड़ी, अपनी जीवन यात्रा, है ना, मेरी जीवन यात्रा जो है बजाज गाड़ी से स्टार्ट की थी जानकी देवी बजाज ने। और पहली कहानी लेखिका मानी जाती है बंग महिला। बंग महिला यानी कि राजा बाला घोष, है ना। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका उपनाम है बंग महिला, तो ये नंबर बिल्कुल सही है। अगला बताना है, प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र सूरदास है? प्रेमचंद का उस उपन्यास का पात्र बताना। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, प्रश्न क्रमांक 9। रंग भूमि का है, निर्मला का है, कर्म भूमि का है या फिर सेवा सदन का है? किसका पात्र है सूरदास? और सूरदास की जब भी बात आती है तो हम सूरदास जी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों कि सूरदास जी वात्सल्य के चतेरे कवि कहा जाते हैं। सूर सागर, सूर सारावली, सूर साहित्य लहरी,
है ना। इनकी रचनाएं हैं। सूरदास सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य के शिष्यों में अष्टछाप में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं तो सूरदास माने जाते हैं, है ना। और इनके जो सूरदास जी हैं वो रंगभूमि के पात्र हैं सूरदास जी, ठीक है। सूरदास हैं रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं। रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, सेवा सदन, है ना, ये सभी जो हैं वो किसके हैं दोस्तों, ये सभी प्रेमचंद जी के हैं। और एक उपन्यास आपको हमेशा याद रहता है कि अधूरा रह गया मंगलसूत्र, प्रेमचंद जी का मंगलसूत्र अधूरा रह गया, ठीक है। बहुत सारे लोगों के रह जाते हैं दोस्तों मंगलसूत्र अधूरे, जो प्रेम करते हैं, है ना। ऐसे ही प्रेमचंद जी का भी मंगलसूत्र अधूरा रह गया। कौन सी रचना अवधि में नहीं है, कौन सी रचना अवधि में नहीं है, रामचरितमानस नहीं है, है ना। और बैराग संदीपनी, विनय पत्रिका या फिर पद्मावती, जसवंत जी, हाँ, बाल विकास की कक्षा अभी बंद हो गई है ना। कौन सी रचना अवधि में नहीं है, अवधि में नहीं है बतानी है। तो अवधि में कौन सी नहीं है दोस्तों, अवधि भाषा में हमने आपको अवधि भाषा में जितनी रचनाएं हैं वो आपको बताई थी कि जहां पर राम आए वो अवधि भाषा में है ना। और तो दोस्तों यहाँ पर जो गड़बड़ हो गया है कुछ, है ना। क्या गड़बड़ हो गया, रामचरितमानस भी आपकी अवधि में है, पद्मावत भी आपकी अवधि में है, ठीक है। लेकिन आपकी जो विनय पत्रिका और बैराग संदीपनी जो है ना, ये जो सी नंबर है और जो बी नंबर है ये तो ब्रज भाषा में है ना। तो विनय पत्रिका यहाँ पर हालांकि उत्तर दिया है सी नंबर विनय पत्रिका, ठीक है। तो विनय पत्रिका ब्रज में है, विनय, है ना, मंगल और राम आए। तो बैराग संदीपनी भी आपकी ब्रज भाषा में है ना, ब्रज में है। तो बी और सी ये दोनों ही आपके सही होंगे। ये अवधि में नहीं है, पद्मावत अवधि में है, रामचरितमानस भी अवधि में है, ठीक है। अगला बताना है आपको, सिद्धों ने किस भाषा शैली में रचनाएं की हैं। सिद्धों में संधा या फिर संध्या, संध या फिर, हाँ, हमारे पीछे क्वेश्चन दिखाई नहीं देते, संध्या। तो बताना है किस भाषा शैली में रचनाएं लिखी हैं सिद्धों ने। विनय पत्रिका भी ब्रज में है, हाँ। तो प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर बताना है, और 11 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 का। इन्होंने दोस्तों संधा भाषा, यहाँ पर संधि भी नहीं है, संध्या भी नहीं है, संधा भी नहीं है, संधा सही होगा, संधा भाषा शैली में इन्होंने रचनाएं की हैं। किसने, सिद्धों ने, है ना। तो याद रख लेना, सिद्धों की संख्या कितनी बताई है, 84 बताई है ना। सरायपा क्या है, इसके प्रमुख है। सरायपा की एक रचना कौन सी है, दोहा कोश इनकी रचना है सरायपा जी की। और सरायपा को राहुल जी ने, यानी कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है ना। तो ये चीज भी याद रखनी है। सिद्धों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल का समय क्या माना है। जी हाँ दोस्तों, बढ़िया ही प्रश्न है। रामकुमार वर्मा के बारे में मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा, वो भी कैसा लिखा, अधूरा लिखा, है ना। हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है ये अधूरा है दोस्तों, इसमें केवल भक्ति काल तक ही वर्णन मिलता है आलोचनात्मक इतिहास में, है ना। लेकिन जो रामकुमार वर्मा है इन्होंने संधि काल का जो समय माना वो क्या मान लिया, संधि काल का। प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर बताना है दोस्तों, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 750 से 1000 का जो काल है इन्होंने संधि काल माना, और संधि काल के बाद इन्होंने चारण काल माना, चारण, है ना, चारण काल। तो आपको याद रख लेना है, हिंदी साहित्य के आदि काल को चारण काल किसने कहा है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो चारण काल अपने ग्रियर्सन साहब ने भी कहा है और इन्हीं रामकुमार वर्मा जी ने भी कहा है। 750 से 1000 का काल इन्होंने संधि काल माना है रामकुमार वर्मा जी ने, ठीक है।
तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को जय काल किसने कहा? जय, है ना, जय काल बताना है। किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, मोहन अवस्थी ने या ग्रियर्सन ने? तो जय काल बताना है दोस्तों, किसने कहा ये जय काल? यहाँ पर अगर हम बात करें कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो बीज वपन काल कह दिया, है ना। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने तो दोस्तों क्या कह दिया? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कह दिया? क्या कह दिया, है ना? राम और शंकर की क्या हो? जय हो, जय हो, है ना। और यहाँ ये चीज याद रखनी है, जय काल, जय किसकी हो? राम की और शंकर की। तो आपका जय काल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। मोहन अवस्थी, और अवस्थी से अवस्था हो जाएगा दोस्तों, अवस्थी से अवस्था। और जब आपकी अवस्था, जितने लोग देख रहे हैं सभी की अवस्था अगर बुढ़ापे की आ जाए तो लाठी का आधार ले लेना। इस प्रकार से जो लाठी होती ना, लाठी का आधार ले लेना। तो आधार काल कहा मोहन अवस्थी ने, है ना। बोले सर अवस्था हो गई है मेरी, अब मैं लाठी के आधार पर चलता हूँ। आधार, तो अवस्था हो गई तो आधार लेना है। ठीक है, तो आधार काल इन्होंने कहा है मोहन अवस्थी जी ने, याद रखना है। अगला क्वेश्चन बताना है, घोटन रचना का संबंध किस विधा से है? घोटन होने लगी किस विधा? आत्मकथा, रेखा चित्र, कहानी या फिर उपन्यास से? तो आत्मकथा भी आपने पढ़ी है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा हम पढ़ते अर्धकथानक बनारसी दास जैन की। ठीक है, और अर्धकथा हम पढ़ते हैं नगेंद्र की आत्मकथा, है ना। आत्मकथा हम नगेंद्र की पढ़ते हैं, अर्धकथा, और अर्धकथानक हम पढ़ लेते हैं किसकी? अर्धकथानक बनारसी दास जैन की, है ना। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और जो घोटन रचना है ये किसकी है? आत्मकथा है, आत्मकथा की है ये, है ना। और एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, मोहन का आधार कार्ड, मोहन का आधार कार्ड तो आधार कार्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। ओम प्रकाश वाल्मीकि, है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड परवेज कुरैशी जी, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की क्या है? आत्मकथा है ना, घोटन। अगला देखो, गर्दिश के दिन, बहुत ही कई बार मैंने आपको बताया है कि ये गर्दिश के दिन ये आत्मकथा है, किसकी है? कितने पाकिस्तान, आपको पता है कितने पाकिस्तान एक रचना लिखी है? किसने लिखी है? किसने लिखी कितने पाकिस्तान? कितने पाकिस्तान मैंने आपको याद करवाया था। बोले सर पाकिस्तान कितने हैं? जल्दी बताना है आपको। गर्दिश के दिन आत्मकथा बताना है। दोस्तों ये जो घोटन है, ये घोटन, वेरी गुड, अपने कुरैशी जी ने बहुत बढ़िया यहाँ पर सही बताया है कि जो घोटन है, ये घोटन जो रचना है, घोटन ये है दोस्तों आपके कौन की? बहुत बढ़िया तरीके से बताया है अपने कुरैशी जी ने, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, है ना। घोटन जो रचना है ये रमाशंकर आर्य की है, यहाँ पर याद रख लेना। आत्मकथा है ये किसकी है? रमाशंकर आर्य, है ना, ये रमाशंकर आर्य की है घोटन, है ना, इसको याद रखेंगे। और जो हमने बताई थी कि जो घोटन वाल्मीकि है, जूठन, है ना, जूठन वाल्मीकि साहब की है। जूठन जो है, जूठन वाल्मीकि आत्मकथा है, और ये घोटन जो आत्मकथा है रमाशंकर आर्य की है। ठीक है, ये चीज याद रखनी, रमाशंकर आर्य की, है ना। हाँ, वेरी गुड, तो इसको याद रखेंगे। और गर्दिश के दिन ये कमलेश्वर जी की है, कमलेश्वर जी। बनारसी दास जी की अर्धकथानक है ना। और जानकी देवी बजाज की मेरी जीवन यात्रा और मेरी जीवन यात्रा, इन दोनों की ही है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इनको याद रखेंगे। जानकी देवी बजाज की मेरी जीवन यात्रा
और राहुल सांकृत्यायन की भी मेरी जीवन यात्रा, इन दोनों की भी याद रखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखो, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? वल्लभाचार्य, रामानंद, विट्ठलनाथ और रामानुज। ये जल्दी से बताना है दोस्तों। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? कोई बात नहीं, देखो जब कोई क्वेश्चन गलत होता है और जब क्वेश्चन को आप गलत से सही करते हो तो वो चीज़ आप कभी नहीं भूल सकते। जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है और गलत को आप सही करते हो, वो क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ जाता है, अब आप कभी नहीं भूलोगे। घुटन किसकी है? रमाशंकर आर्य की। जूठन किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की, है ना। तो होना चाहिए, गलत भी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर अगला क्वेश्चन आपको बताना, पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक दोस्तों पुष्टि मार्ग के सभी लोग प्रवर्तक बताएंगे, सभी लोगों को पता है। और पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? वल्लभाचार्य, है ना। वल्लभाचार्य यानी कि आपका जो वल्लभाचार्य जी हैं, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, ये नंबर। ठीक है, ना। अष्टचाप की स्थापना की थी 1565 में। नेक्स्ट बताना, हिंदी के किस साहित्यकार को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? मैंने ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित जो रचनाएं हैं वो सारी करवाई हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित, है ना। और सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, ये चीज भी बतानी है। तो दोस्तों हम जब ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम हिंदी में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो 1968 में मिला चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को, है ना। 72 में अपने दिनकर जी को मिल गया उर्वशी, है ना। कैसे याद किया था कि दिन में बसी, दिन में उर्वशी, दिन में उर्वशी तो दिनकर, और 72 साल की हो गई उर्वशी, है ना। उर्वशी महादेवी वर्मा जी की यामा के लिए मिला यानी 1982 में, ठीक है। और अज्ञेय के लिए मिला 1978 में मिल गया इन्हें, ठीक है। तो इनको सभी को याद रखना है। ये जो अपने ज्ञानपीठ पुरस्कार वाली रचनाएं थे, जो साहित्यकार थे, वो भी आज की वीडियो में ही अपन ने याद किए हैं, है ना। तो ये तो सभी को याद हैं। शब्दार्थ शरीरम तावत्य काव्यम, ये परिभाषा किसने दी है? शब्दार्थ शरीरम तावत्य काव्यम, है ना। चिड़िया ने चीऊ किया, हाँ चीऊ किया। तो भामह, बामन, मम्मट, आनंदवर्धन। तो शब्दार्थ शरीरम तावत्य काव्यम, ये जो परिभाषा दी है वो किसने दी है? और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बामन। ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो आनंदवर्धन माने जाते हैं, और भामह माने जाते हैं अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, ठीक है। और शब्दार्थ शरीरम तावत्य काव्यम, शब्दार्थ शरीरम तावत्य काव्यम आनंदवर्धन, है ना। और दोस्तों कोई अच्छी सी ध्वनि आपके शरीर में सुन जाए, आपके शरीर आपको सुन जाए तो आपके शरीर को क्या आ जाता है? आनंद आ जाता है शरीर को। तो यहाँ पर शरीरम, शब्दार्थ शरीरम तावत्य काव्यम, कोई अच्छे से शब्द बोल दें, शरीर में आनंद आ जाता है ना। आनंद आ जाता, आनंद की अनुभूति हो जाती है। तो शब्दार्थ शरीरम तावत्य काव्यम ये आनंदवर्धन की परिभाषा है। हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम बताना है दोस्तों। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन है? मैंने आपको समाचार पत्र भी याद करवाए हैं, पढ़ाए हैं, ऐसे हमेशा पूछे जाते हैं। हमने याद करवाए थे क्या? प्रदीप के बाल भटा से भरत गए, है ना। याद है आप लोगों को ट्रिक? प्रदीप के बाल भटा से भरत गए, यानी कि जो हिंदी प्रदीप था, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बाल से बालकृष्ण भट्ट, ये हमने याद करे थे, है ना। ठीक है, प्रदीप के बाल भटा से भरत गए। अब प्रदीप जी हैं, बोले सर आप वही क्यों बोल रहे हो? हाँ, वेरी गुड। तो ये दैनिक समाचार पत्र यहाँ पर पूछा गया, तो ये समाचार सुधावर्षण है, ठीक है। 1854 में श्याम सुंदर सेन इसके संपादक थे। और दोस्तों
प्रथम समाचार पत्र माना जाता है उदंत मार्तंड, और ये उदंत मार्तंड क्या था, ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, है ना। हिंदी का अगर आपसे पूछा जाता, ये दैनिक काट देते, ये दैनिक समाचार पत्र काट देते। प्रथम अगर इतना बस पूछा जाता प्रथम, तो आप लगा देते उदंत मार्तंड, है ना। और यहाँ पर दैनिक की जगह साप्ताहिक कर दिया जाता, साप्ताहिक, तब भी आप लगाते उदंत मार्तंड। लेकिन यहाँ पर अगर दैनिक अगर दिया है तो आपको यहाँ आ जाना है समाचार सुधावर्षण पर, ठीक है, समाचार सुधावर्षण पर। और दोस्तों ये बंगदूत पत्रिका 1829 में प्रकाशित हुई थी राजा राम मोहन राय द्वारा, बंगदूत पत्रिका 1829 में, और ये 1826 में उदंत मार्तंड, है ना, ये 1854 में हुआ था समाचार सुधावर्षण, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, है ना। अवधि को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, अवधि को बघेली, दोनों, कोसली या इनमें से कोई नहीं, तो किस नाम से जाना जाता है अवधि भाषा को। प्रश्न क्रमांक 20 का सही आंसर बताना है, और अवधि को जाना जाता है प्रश्न क्रमांक 20 में, अवधि को कहा जाता है क्या, कोसली, कोसली यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अवधि को कोसली भाषा के रूप में जाना जाता है, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्नेह लीला की रचनाकार कौन है। स्नेह लीला, है ना, स्नेह है हमें, है ना, किससे स्नेह है, विष्णु जी से, किससे स्नेह है, विष्णु जी से स्नेह है। तो स्नेह लीला के रचनाकार कौन होंगे, विष्णुदास होंगे, है ना, विष्णुदास, विष्णुदास, विष्णुदास। तो विष्णुदास यानी सी नंबर स्नेह लीला के रचनाकार विष्णुदास जी हो जाएंगे। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा था, 22, शांत था, श्रृंगार था, वीर था या फिर हास्य था। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा था दोस्तों, आपने पता है कि रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं के आधार पर इस आदिकाल का नाम रख दिया वीर गाथा काल, है ना, वीर गाथा काल रख दिया। 12 रचनाओं को प्रामाणिकता का आधार माना, और वीर रस का जो इसमें प्रधान था, और आश्रय कवि हुआ करते थे, मतलब जो है विभिन्न प्रकार के जो आश्रित राजाओं के आश्रित थे उनकी यशोगान का वर्णन करते थे। तो पूर्ण रूप से इन ग्रंथों को प्रामाणिक नहीं माना गया, ठीक है। अगला आपको बताना है निम्न में से कौन सा मनोविश्लेषणवादी कवि माना जाता है। मनोविश्लेषणवादी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, मनोविश्लेषणवादी। यहाँ आप लोग कंफ्यूज होते हो। देखो मनोविश्लेषणवादी कवि माने जाते हैं कौन कौन, जैनेन्द्र कुमार माने जाते हैं, ईलाचंद्र जोशी माने जाते हैं, अज्ञेय माने जाते हैं, ये तीनों ही माने जाते हैं दोस्तों। और एक और माने जाते हैं, अगर किसी को पता हो तो बता देना, कमेंट में बता देना, है ना। एक और माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, मनोविश्लेषणवादी। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए, अज्ञेय, जैनेन्द्र और ईलाचंद्र जोशी, ये मनोविश्लेषणवादी कवि हैं। यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। डॉक्टर देवराज, है ना, डॉक्टर देवराज जो हैं वो भी माने जाते हैं, डॉक्टर देवराज, ठीक है, याद रख लेंगे, वेरी गुड। परवेज खुरैशी जी, डॉक्टर देवराज भी मनोविश्लेषणवादी माने जाते हैं ना, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, बहुत बढ़िया। अगला बताना, हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है। प्राचीन, दोहा है, वर्वे है, छप्पय है या फिर सवैया है। सबसे प्राचीन छंद की बात हो रही है, और सबसे प्राचीन छंद कौन सा माना जाता है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कि छंद माना जाता है प्राचीन दोहा, दोहा माना जाता है, यानी कि ए नंबर आपका दोहा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दोहा प्राचीन छंद है, और दोहा में आप पढ़ते हैं ना 13-11। निम्न में से कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है। तार सप्तक, है ना, 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए दोस्तों, और तार सप्तक मैंने याद भी करवाए थे, तार सप्तक के कवि याद करवाए थे, है ना। तार सप्तक की बहुत सारी चीज़ें आपको ट्रिक बताई थी, और नेक्स्ट वीडियो भी मैं बताने वाला हूँ तार सप्तक के कवि।
प्रथम के कौन हैं, द्वितीय के कौन हैं, तृतीय के कौन हैं, है ना। नैमी मुक्त भारत की प्रभा गिरी राम की आज्ञा से। कोड है एक तार सप्तक का, नैमी मुक्त भारत की प्रभा गिरी राम की आज्ञा से। ये ऐसा कोड मैं आपको कर करके बताऊंगा। और तार सप्तक के नैमी चंद्र जैन भी हैं, मुक्तिबोध भी हैं, अज्ञेय भी हैं। तो कौन नहीं है, रामधारी से दिनकर साहब नहीं है, दिनकर यानी सी नंबर, ठीक है, दिनकर साहब नहीं है। रामायण महानाटक के रचयिता कौन है दोस्तों, ये 1610 का नाटक है। ये पूछा गया है एलटी ग्रेड में पूछा गया, यूपी एलटी ग्रेड में, है ना, कि रामायण महानाटक की रचना कौन है। ज्योतिश्वर ठाकुर हैं, नाबादास हैं, प्राणचंद्र चौहान हैं, या फिर दामोदर कवि हैं। तो आपको पता है कि रामायण हमारी क्या है, प्राण है। तो रामायण महानाटक के रचयिता कौन होंगे, प्राणचंद्र चौहान, है ना। और एक रचना है वर्ण रत्नाकर, वर्ण काय में पढ़ना है, वर्णमाला या फिर वर्ण पढ़ना है हमें ज्योति में, अंधेरे में नहीं पढ़ना है, ज्योति में पढ़ना है। तो वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की है। भक्तमाल आपको पता है नावादास की है भक्तमाल, ठीक है। और दामोदर कवि की कौन सी है, दामोदर कवि की आपको बताना है कौन सी है, कमेंट में लिखो फटाक से, दामोदर कवि की रचना कौन सी है जो प्रसिद्ध है, पूछी जाती है। जल्दी से बताओ कौन सी है दामोदर कवि की रचना, कमेंट में आपको लिख देना है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला है दोस्तों, कबीर की भाषा को सादुक्कड़ी किसने कहा है, सादुक्कड़ी। हाँ वेरी गुड परवेश जी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, है ना, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है, दामोदर, पंडित दामोदर शर्मा की है, ठीक है, वेरी गुड। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है ना, एस जी राकेश जी। अब सादुक्कड़ी, कबीर की भाषा को सादुक्कड़ी किसने कहा, सादुक्कड़ी, सादुक्कड़ी बताना है। एक दोस्तों आपने पढ़ा था पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी। बोले दोस्तों जब पंचमेल खिचड़ी बनेगी तो पंचमेल खिचड़ी विभिन्न प्रकार के मेल किया जाएगा तो ये कैसी होगी, सुंदर होगी। कैसी होगी, सुंदर होगी। तो श्याम सुंदर ने कहा था, क्या कहा था, पंचमेल खिचड़ी कहा था। लेकिन सादुक्कड़ी किसने कहा था, तो सादुक्कड़ी कहा था किसने, शुक्ल जी ने, है ना, शुक्ल जी ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था, वाणी का डिक्टेटर, कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा द्विवेदी जी ने, है ना। रामचंद्र शुक्ल जी ने सादुक्कड़ी कहा, पंचमेल खिचड़ी कहा श्याम सुंदर ने, ठीक है, श्याम सुंदर। तो कबीर की भाषा को फिर पूछ लिया गया पंचमेल खिचड़ी। तो पंचमेल खिचड़ी कैसी होगी, कैसी होगी पंचमेल खिचड़ी, सुंदर होगी, सुंदर, है ना। बोले सर बहुत सुंदर खिचड़ी थी पंचमेल खिचड़ी, है ना। तो श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास ने कह दिया कि ये जो कबीर दास की भाषा है ये तो पंचमेल खिचड़ी है, पंचमेल खिचड़ी, ठीक है। कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है दोस्तों, द्विवेदी युग का कवि कौन नहीं है, वियोगी हरि नहीं है, मैत्रीशरण गुप्त नहीं है, अंबिका दत्त व्यास हैं, या रामनरेश त्रिपाठी नहीं है, बताना है। द्विवेदी युग के आपको पता है कि जो द्विवेदी युग है दोस्तों ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नाम पड़ गया द्विवेदी युग, है ना। और जब महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात आती है तो ये 1903 में बन गए सरस्वती पत्रिका के संपादक, है ना। और 1920 तक जमे रहे सरस्वती पत्रिका में, है ना। और सरस्वती पत्रिका की जब बात आती है तो सरस्वती पत्रिका दोस्तों 1900 में जो है ये प्रकाशित हुई थी। और श्याम सुंदर जो थे वो क्या थे, इसके प्रथम संपादक थे। और दोस्तों इसके जो संस्थापक, संपादक और संस्थापक में बहुत कम कंफ्यूज हो जाता है सभी लोग में। और चिंतामणि जो घोष थे वो सरस्वती पत्रिका के क्या थे, संस्थापक थे, प्रथम संपादक थे श्याम सुंदर। और 1900 में ये प्रकाशित हुई थी, है ना। तो याद रख लेना है। और द्विवेदी युग का कवि कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, अंबिका दत्त व्यास, ठीक है। ये अंबिका दत्त व्यास कौन से युग के हैं, तो ये भारतेंदु युग के हैं, भारतेंदु युग के हैं, है ना। वियोगी हरि हैं, मैत्रीशरण गुप्त भी हैं, रामनरेश त्रिपाठी भी हैं, ठीक है। तो इनको अपन याद रखेंगे। अगला बताना, अयोध्या से उपाध्याय हरिओद की प्रथम रचना कौन सी है दोस्तों, प्रथम रचना बताना है। कृष्ण शतक है,
रस कलश है, प्रिय प्रवास है या वैदेही वनवास है। तो 30 का आंसर ये कई बार पूछा गया है ना। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जब बात आती है दोस्तों, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि ठेठ हिंदी का ठाठ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कई बार पूछी गई है। ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ, ये रचना कई बार पूछी गई। और प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास तो आपको पता है कि जो प्रिय प्रवास है हिंदी खड़ी बोली का जो है प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास, ठीक है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ बिल्कुल सही है। और इनकी जो प्रथम रचना मानी जाती है दोस्तों, वो मानी जाती है कौन सी? कृष्ण शतक, है ना। कृष्ण शतक, यानी कि आपका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? 1 नंबर बिल्कुल सही होगा। आनंद अरुणोदय बताना है। 4 विकल्प आपको दिए जाते हैं। सबसे पहला विकल्प आपका है जगमोहन सिंह की है, दूसरा भारतेंदु, तीसरा प्रेमघन और चौथा राधा कृष्ण दास की। तो किसकी रचना है दोस्तों आनंद अरुणोदय, ये हमें बताना है। और जो भी साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना जितने भी साथी ने नहीं किया है। और जिन साथियों को क्या नहीं पहुंचती है, इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है, वो बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे, ठीक है। बेल आइकन को आपको ज़रूर दबाना है और ऑल पर क्लिक करना है बेल आइकन को दबाकर। और आज का जो पहला प्रश्न है कि दोस्तों अगर कोई प्रेम से बोल दे, प्रेम से अगर 2 शब्द बोल दे तो आपको क्या आ जाता है? बोले आनंद आ गया सब, है ना। आनंद आ गया तो प्रेम घन, है ना, प्रेम घन। और प्रेम की अगर घन छा जाएं तो आनंद आ जाता है ना। तो इसलिए सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर, आनंद प्रेम घन। अब दोस्तों यहाँ पर राधा कृष्ण दास, भारतेंदु, जगमोहन सिंह, प्रेम घन, ये सभी भारतेंदु युग के कवि हैं, है ना। और अगला क्वेश्चन आपको बताना, भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ब्रज और खड़ी बोली दोनों में काव्य रचना, प्राचीन और नवीन का समन्वय, या फिर प्राचीन व्यंग्य द्वारा अंग्रेजी शासन की निंदा, या फिर सांप्रदायिक कट्टरता का अभाव। तो भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो विशेषता क्या है? भारतेंदु जी के बारे में जब तक मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म हुआ था 1850 में और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। किसकी? भारतेंदु जी की। भारतेंदु युग का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया, भारतेंदु युग। और इनका एक जो दोस्तों भारतेंदु मंडल था, भारतेंदु मंडल। और एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि भारतेंदु युग के सबसे वरिष्ठ जो कवि माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तो बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट सबसे वरिष्ठ माने जाते हैं, जिनका जन्म हुआ था 1844 में, ठीक है। और बालकृष्ण भट्ट की जब बात आ ही गई है दोस्तों, तो हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट, है ना। तो याद रख लेना है, प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, है ना। और भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी जो विशेषता थी कि व्यंग्य द्वारा अंग्रेजी शासन की निंदा, यानी कि आपका जो उत्तर है वो सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यंग्य द्वारा अंग्रेजी शासन की निंदा, ये भारतेंदु युग की कविता की सबसे बड़ी विशेषता थी, यानी आपका उत्तर क्या होगा? सी नंबर, ठीक है। अगला बताना है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? अब दोस्तों कामायनी की यहाँ पर जब बात आ गई है तो कामायनी के बारे में भी जान लेते हैं। जब तक आप उत्तर का चयन करेंगे, जब तक मैं आपको बता दूं कि कामायनी का जो सन माना जाता है, जो काल माना जाता है, प्रकाशन काल माना जाता है, वो 1935 माना जाता है। कामायनी 15 सर्ग हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। और दोस्तों इसमें श्रद्धा किसका प्रतीक है? ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। तो कामायनी में जो श्रद्धा प्रतीक है वो हृदय का प्रतीक है। हृदय यानी कि और में विराजमान, और का प्रतीक है, हृदय का प्रतीक है। और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो सी नंबर है, जिन्होंने सी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं कि हिंदी में स्वच्छंद छंद की प्रथम प्रयोक्ता कौन है? दोस्तों स्वच्छंद छंद की प्रथम प्रयोक्ता बताना है। श्रीधर पाठक हैं, निराला हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं, या फिर प्रसाद जी हैं। और आपको पता होगा कि दोस्तों जो अपने महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने क्या किया कि ये संपादक थे कई के सरस्वती पत्रिका के। और जो छंद मुक्त रचना इनकी जो थी वो कौन सी थी? निराला जी की कौन सी थी?
जूही की कली थी और जूही की कली को प्रकाशित करने से मना कर दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और फिर आगे चलकर ये जूही की कली जो रचना है बहुत ही प्रसिद्ध हुई और ये जो है दोस्तों प्रसिद्धि का आधार बनी निराला जी की। निराला जी यानी बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, इनका एक शोक गीत है दोस्तों, कौन सा? सरोज स्मृति। संसार का सबसे शोक गीत माना जाता है इनका, निराला जी का सरोज स्मृति। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है ना। और ठीक है, अगला पूछा जाता है कि छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा जाता है? रुद्र बताना है किसे कहा जाता है। 4 विकल्प में से आपको उत्तर बताना है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो महादेवी वर्मा है दोस्तों, महादेवी वर्मा के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो इनका फैक्ट आता है कि इन्हें क्या कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। ठीक है, दूसरा फैक्ट आपका आता है दोस्तों कि महादेवी वर्मा की जो यामा रचना है इसे 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, और जो महादेवी वर्मा जी हैं ये छायावाद की आधार स्तंभ मानी जाती हैं। ठीक है, और महादेवी की रचनाएं हैं रश्मि, नीरजा, सरोज, ये सभी हैं। ठीक है, हाँ बेटी है सरोज स्मृति। और महादेवी वर्मा के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन जो रुद्र कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? निराला जी को कहा जाता है। और दोस्तों इनकी एक रचना और पूछी जाती है, तोड़ती पत्थर, है ना। तोड़ती पत्थर यथार्थवादी रचना है इनकी, तोड़ती पत्थर, है ना। ऐसा पूछा जाता है तोड़ती पत्थर किस प्रकार की रचना मानी जाती है? तो यथार्थवादी मानी जाती है। और पंत को प्रकृति का चितेरा कवि भी कहा जाता है, प्रकृति का चितेरा कवि। और नंद दुलारे वाजपेयी ने पंत को क्या माना है? छायावाद का प्रवर्तक माना है। किसने? नंद दुलारे वाजपेयी ने पंत को छायावाद का प्रवर्तक मान लिया। और प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? तो जोशी साहब ने माना है, ईला चंद्र जोशी साहब ने। ठीक है, तो ये छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से हमने इनकी बात कर ली, इनके बारे में जान लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, लोकायतन किस प्रकार की रचना है दोस्तों? लोकायतन बताना है। जब तक मैं आपको बता दूं कि जो लोकायतन रचना है ये पंत जी की है। किसकी है? पंत की। हाँ, राम की शक्ति पूजा भी इनकी लंबी कविताओं में से एक है, और निराला जी की। और लोकायतन बताना है तो लोकायतन ये पंत की रचना है और एक किस प्रकार की है? प्रबंध काव्य है, मुक्तक है, गीति नाट्य है या फिर चंबू काव्य है? ये हमेशा आपसे पूछा गया है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा लोकायतन। और लोकायतन जो काव्य रचना है दोस्तों ये महाकाव्य है। किसका? महाकाव्य है लोकायतन, पंत जी का है। बहुत ही बढ़िया हाँ, सजल गीतों की गायिका भी उन्हें कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी को, है ना, सजल गीतों की गायिका। और लोकायतन महाकाव्य पंत जी का है, ये चीज़ भी याद रखनी है ना। और ये प्रबंध काव्य है, इसलिए याद रखना प्रबंध काव्य के। आपको पता है महाकाव्य और खंडक काव्य 2 भेद होते हैं प्रबंध काव्य के। ठीक है, तो ये प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है पंत जी का। अगला क्वेश्चन है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का जनक किसे माना है? छायावाद का जनक मैंने पहले ही आपको बता दिया है, तो उत्तर बताने में आपको दिक्कत नहीं होगी। निराला जी ने माना है, मुकुटधर पांडे ने माना है, जयशंकर प्रसाद या फिर सुमित्रा नंदन पंत ने माना है। तो किसने मान लिया दोस्तों? नंद दुलारे वाजपेयी को छायावाद का जनक, नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का जनक। और नंद की बात आ रही है तो नंद किसे मानेंगी? नंद दुलारे वाजपेयी पंत को मानेंगी, है ना। डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, पंत जी को माना है। और मुकुटधर पांडे को किसने माना है? तो शुक्ल जी ने माना है ना, मुकुटधर पांडे को शुक्ल जी ने। और सुमित्रा नंदन पंत को दुलारे वाजपेयी ने। ईला चंद्र जोशी ने माना है जयशंकर प्रसाद जी को। ठीक है, ये भी याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, छायावाद को चित्रभाषा शैली किसने कहा है? छायावाद को चित्रभाषा शैली किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर नंद दुलारे वाजपेयी ने या सुमित्रा नंदन पंत ने? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है दोस्तों कई बार। ठीक है, तो छायावाद को चित्रभाषा शैली जो कहने वाले हैं, जिन्होंने कहा है, वो कौन ने कहा है? और आपका बिल्कुल सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। रामचंद्र शुक्ल ने चित्रभाषा शैली कहा है दोस्तों, चित्रभाषा शैली। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को चित्रभाषा शैली कहा है। और अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर किस उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे दोस्तों? किस उपनाम से लिखते थे जगन्नाथ दास रत्नाकर? ये कई बार पूछा गया है दोस्तों।
और जो वैद्यनाथ हैं, वैद्यनाथ ये नागार्जुन लिखते थे वैद्यनाथ नाम से, ठीक है, नागार्जुन। और अपने जकी नाम से जो लिखते थे वो कौन लिखते थे, जकी, और जकी नाम से लिखते थे कौन, रत्नाकर जी, है ना। नवाब राय किसका नाम था, नवाब राय प्रेमचंद जी का। तो आपको याद रख लेना है कि रत्नाकर जी जकी उपनाम से लिखते थे, वैद्यनाथ उपनाम जो है नागार्जुन का वास्तविक नाम है। और दोस्तों कलाधर नाम से लिखते थे, कलाधर नाम से कौन लिखते थे, अपने जयशंकर प्रसाद लिखते थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और आपका जकी बिल्कुल सही होगा, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है, सूफी कवि बताना है, यानी कि 39 का उत्तर बताना है। जायसी है, मुल्ला दाऊद है, नूर मोहम्मद है, या फिर मुल्ला बजी हैं। तो सूफी कवि कौन है यहाँ पर बताना है, प्रथम सूफी कवि। और प्रथम सूफी कवि में जब हम बात करते हैं कि प्रथम जो सूफी कवि हैं वो कौन है, और जायसी का एक प्रथम ग्रंथ है दोस्तों, कौन सा, पद्मावत, पद्मावत है। और ये दोस्तों आपको पता है प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य माना जाता है पद्मावत। इस अवधी भाषा में लिखा हुआ है, मलिक मोहम्मद जायसी जी का है, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखनी है। और सूफी कवि कौन है, तो सूफी कवि हैं प्रथम मुल्ला दाऊद है। मुल्ला दाऊद यानी कि मुल्ला दाऊद की जो रचना है वो कौन सी है, चंदायन है, चंदायन, ठीक है। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है और प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं मुल्ला दाऊद। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया, गुरु ग्रंथ साहिब, ये बताना है दोस्तों। सिखों का एक बहुत ही बृहद ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, और इसका संकलन किसने किया ये चीज़ बतानी है। और आपको पता है दोस्तों कि जो सिखों के प्रथम गुरु थे वो कौन थे, गुरु नानक देव थे। और 10वें गुरु जी जो थे वो कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। लेकिन जो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था वो किसने किया था, तो वो किया था अर्जुन देव ने, अर्जुन देव, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। गुरु अर्जुन देव ने जो है संकलन किया था काय का, गुरु ग्रंथ साहिब का, यानी बी नंबर बिल्कुल सही होगा। लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, ये चीज़ आपको बतानी है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और लखनऊ में बतानी है। तब आपका प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी, ये चीज़ भी आपको बतानी है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी, ये जल्दी से बताना है भारत में। और प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता किसने की थी लखनऊ में, ये चीज़ भी बतानी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना अध्यक्षता की थी वो प्रेमचंद जी ने की थी, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और ये स्थापना कब हुई थी दोस्तों प्रगतिशील लेखक संघ की, तो जल्दी से आप उत्तर बताएंगे कमेंट में। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं कि खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है, चित्रलिपि से हुई, सामी से हुई, ब्राह्मी या फिर अरमेई की लिपि से हुई है। तो किस लिपि से हुई है, हाँ वेरी गुड, 1936 आपका बिल्कुल सही है। अब आपको खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति बतानी है, किससे हुई है खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कि जो खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति मानी जाती है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और अरमेई की लिपि से हुई है। अरमेई की लिपि यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अरमेई की लिपि से खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई है। और अगले क्वेश्चन की ओर है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों। अंतस्थ व्यंजन आप पढ़ते हो ना, या, रा, ला, वा, है ना, तो ये अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है ना। और अगर इसको ऐसे पढ़ें कि यार, लव, है ना, और दोस्तों यार से लव किया जाता है, प्रेम किया जाता है, तो कैसे किया जाता है, अंतस्थ से किया जाता है कि बाह्य से किया जाता है ना। बाहरी रूप से तो नहीं करते कोई लोग, दिखावटी तो नहीं करता कोई, है ना, अंतस्थ से किया जाता है। बोले सर यार से लव किया जाता है तो अंतस्थ से किया जाता है ना। तो यार लव यानी कि या, रा, ला, वा, इस प्रकार से इसको पूरा अगर जोड़ दो तो यार लव हो जाता है। और यार से लव किया जाता है अंतस्थ से, और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। और अगला दोस्तों है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा,
केवल पढ़ाई लिखाई की भाषा या शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी यानी कि प्रश्न क्रमांक 44 का उत्तर बताना है और 44 का आंसर क्या हो जाएगा? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? और आपका 44 का जो उत्तर होगा साहित्यक पुस्तकों की भाषा, है ना। साहित्यक पुस्तकों की भाषा जो होती है वो मानक हिंदी कहलाती है, साहित्यक पुस्तकों की भाषा। ठीक है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, साहित्यक पुस्तकों की भाषा। और अगला क्वेश्चन है, मेवाती किस उपभाषा की बोली है? मेवाती, मेवाती बतानी है दोस्तों। आपको पता है कि जो सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है कौन सी? राजस्थानी। राजस्थानी निकली, पश्चिमी हिंदी, गुजराती, इस सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई भाषाएं हैं। अब राजस्थानी की भी कुछ उपभाषा हैं, है ना। तो राजस्थानी की जो उपभाषा है वो कौन सी है? राजस्थानी की मेवाती, है ना। और मेवाती उत्तरी राजस्थानी कहलाती है, उत्तरी राजस्थानी, है ना। तो उत्तरी राजस्थानी यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा की उत्तरी जो उपभाषा है वो कौन सी है, या मेवाती जो है राजस्थानी भाषा का कौन सा रूप है, तो उत्तरी रूप माना जाता है, उत्तरी यानी कि उत्तर में बोली जाती है मेवाती। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है दोस्तों? संघ की राजभाषा का, उच्चतम न्यायालय की भाषा का, हिंदी के विकास के लिए निर्देश या पत्राचार की भाषा का? किसका वर्णन है? यानी 46 का आंसर बताना है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। 4 विकल्प बताना है दोस्तों। और कल दोस्तों क्या है? रक्षाबंधन है। कल क्या है? रक्षाबंधन है। और रक्षाबंधन में सभी लोग बताएंगे कि क्लास को रखना है कि नहीं रखना है, या फिर कल रिवीजन करवा दें। रिवीजन यानी कि रिवीजन वाला वीडियो आपको डाल दूंगा, सुबह भी रिवीजन और शाम को भी रिवीजन। जो अपने ट्रिकी वीडियो पढ़े हैं ना, वो रिवीजन वीडियो कल आएंगे, तो जिसको टाइम मिले वो देख लेना, नहीं तो बाद में देख लेना। और 351 में जो विषय का वर्णन किया है वो हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, है ना। हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 351 में सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला है, ग्वालियर की बोली क्या है दोस्तों? ग्वालियर, ग्वालियर बताना है। ये मध्य प्रदेश का एक जिला है ग्वालियर। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा होगा मध्य प्रदेश का इस प्रकार से नक्शा है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे करके नक्शा है इस प्रकार से, है ना। और यहाँ पर दोस्तों आपका ग्वालियर है, ग्वालियर, है ना, ग्वालियर। और ग्वालियर की जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी मानी जाती है? वो मानी जाती है कौन सी? बुंदेली। बुंदेली यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली भी कौन सी है? बुंदेली ही है ना। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो बुंदेली यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला बताना, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है दोस्तों? अपभ्रंश, अपभ्रंश बताना है पुरानी हिंदी। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है, भारतेंदु या फिर ग्रियर्सन ने कहा है। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले जो हैं वो कौन हैं? और 4 में से आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके 48 में। एक तो है दोस्तों साहित्यक अपभ्रंश को, अगर आपसे पूछा जाता कि जो है साहित्यक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? साहित्यक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो आप बता देते रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यक अपभ्रंश को, है ना। और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ये 2 क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर अगर आगे साहित्यक अपभ्रंश जुड़ जाता, साहित्यक, तो आपका उत्तर हो जाता रामचंद्र शुक्ल, लेकिन नहीं जुड़ा है, भगवान करे अच्छा है नहीं जुड़ा, तो आप बी नंबर बता सकते हो। ठीक है, क्या? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? 4 विकल्प हैं, कौन सी भाषा शामिल नहीं है? सुबह 9:30 पर अपनी क्लास होती है हिंदी साहित्य की, है ना। तो हिंदी साहित्य की ट्रिकी वीडियो की क्लास आती है, वो जरूर देखना है। और संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषा शामिल नहीं है
वो भाषा कौन सी है, बोडो है, भोजपुरी है, मैथिली है या फिर डोंगरी है। और आपको पता है दोस्तों कि जो भोजपुरी भाषा है, भोजपुरी, ये शामिल नहीं है, जबकि जो मैथिली है, मैथिली शामिल है ना, मैथिली भी है, डोंगरी भी है, बोडो भी है, लेकिन भोजपुरी ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर भोजपुरी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, मालती माधव किसकी रचना है? मालती माधव भवभूति की है, श्रीहर्ष की है, दंडी की है या फिर भारवी की है? और है ना, भोजपुरी आप लोग देखते होंगे ना, भोजपुरी जो फिल्म आती है, मैं भी देखता हूँ कभी कभी, दिनेश लाल यादव जी की निरहुआ, है ना, और वो कौन है, खेसारी लाल, उनकी भी देखते हैं, बढ़िया फिल्में होती हैं, है ना। सबसे अच्छी लगी थी मुझे वो फिल्म कौन सी, आपकी निरहुआ हिंदुस्तानी, बहुत ही बढ़िया फिल्म थी और दोस्तों पूरी गांव पर आधारित थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी निरहुआ हिंदुस्तानी तो वो मूवी देखें, बहुत ही बढ़िया है। और मालती माधव यहाँ पर भवभूति की रचना है, यानी ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर भवभूति, मालती माधव के रचनाकार हैं भवभूति, और ए नंबर बिल्कुल सही होगा। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला की बात हो रही है यहाँ पर, रोला, रोला, दोहा, सोरठा, है ना। और आपका रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ये आपको बतानी है। और रोला की जब बात आती है तो रोला में भी कितनी होती हैं? 24 होती हैं, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आपका 24 बिल्कुल सही हो जाएगा। रोला के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं 24। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कृति के लेखक नामवार से हैं? किस कृति के लेखक नामवार से हैं? आलोचना और काव्य, आस्था और सौंदर्य, दूसरी परंपरा की खोज या भाषा और समाज? तो किस आलोचना, किस कृति के लेखक माने जाते हैं नामवार से? आपने पढ़ी होगी दोस्तों कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान और नई कविता के प्रतिमान। कविता की नए प्रतिमान, ये किसकी है? कविता के नए प्रतिमान, नए यानी कि नामवार। ठीक है, तो कविता के नए प्रतिमान नामवार की है और नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मी नारायण की है, लक्ष्मी नारायण शायद। तो नामवार जी की जो है वो कौन सी है? दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज, यानी यहाँ पर आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही होगा, डी नंबर। ठीक है, दूसरी परंपरा की खोज। द्वापर किसकी प्रसिद्ध कृति है? द्वापर, द्वापर बताना है, बहुत ही बढ़िया है। रामनरेश त्रिपाठी की तो मैंने आपको बताई थी कौन कौन सी हैं, मानसी, है ना, और कौन सी है, 2-3 रचना इनकी हमेशा पूछी जाती हैं रामनरेश त्रिपाठी की, है ना। और द्वापर बताना है तो द्वापर की रचनाकार तो कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। द्वापर के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि, राष्ट्र कवि हैं ये, राष्ट्र कवि हैं दोस्तों। और इनके 2 उपनाम हैं, एक मधुप भी पूछा जाता है कि मधुप उपनाम से कौन लिखते थे, और एक इनका उपनाम है दद्दा, है ना, दद्दा। आपसे पूछा जाएगा कि दद्दा उपनाम किसका है, मधुप उपनाम किसका है, तो आपका उत्तर सीधा सीधा होगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, दद्दा उपनाम और मधुप उपनाम है इनके, है ना। भाषा की प्रवृत्ति कैसी होती है? सरल से कठिन की ओर होती है, कठिन से सरल की ओर होती, दोनों होती हैं, इनमें से कोई नहीं होती। तो भाषा की जो प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है दोस्तों, वो कैसी होती है? कठिन से सरल की ओर, है ना, कठिन से सरल की ओर, कठिन से सरल की ओर, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कठिन से सरल की ओर। सबसे पहले जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो हमें कैसी लगती है? बहुत कठिन लगती है, पहाड़ जैसी लगती है ना। कैसी लगती है? पहाड़ जैसी लगती है, कठिन लगती है। क्या? भाषा। और भाषा की प्रवृत्ति होती ही है कठिन से सरल की ओर। जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये सरल लगने लगती है। ठीक है, तो सरल से कठिन नहीं होती। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सरल से कठिन की ओर, बिल्कुल नहीं होती।
ये कठिन से सरल की ओर होती है भाषा की प्रवृत्ति। ठीक है, हाँ वेरी गुड कमलेश जी। क्वासी मानसी मिलन, है ना, ये रचनाएं हैं रामनरेश त्रिपाठी की। ठीक है, प्रेमचंद घर में शीर्षक से प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी, बहुत ही बढ़िया है। ये पूछी गई थी दोस्तों LT ग्रेड में, LT ग्रेड यूपी का LT ग्रेड होता है एक एग्जाम, उसमें पूछी गई थी ये प्रेमचंद घर में, है ना, प्रेमचंद घर में है। और प्रेमचंद जी की दूसरी पत्नी थी, कौन थी, मैंने हमेशा आपको बताया है कि प्रेमचंद जी की दूसरी पत्नी थी शिवरानी देवी। पहले इनका विवाह हुआ था, एक कुरूप महिला से विवाह हुआ था दोस्तों, कुरूप, है ना, तो फिर इनका विवाह हुआ किससे, बाद में शिवरानी देवी से। और शिवरानी देवी ने लिखी थी प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में, है ना। और अमृत राय इनकी पुत्र का नाम था प्रेमचंद जी के, अमृत राय। तो प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, है ना। और बट वृक्ष की छाया में जीवनी किसके जीवन पर आधारित है, जीवन पर आधारित बताना है दोस्तों। ये जो बट वृक्ष की छाया में ये जीवनी लिखी किसने है, कुमुद नागर ने। किसने लिखी, कुमुद नागर। यानी कि अगर इसकी रचनाकार आपसे पूछा जाता कि बट वृक्ष की छाया की रचनाकार कौन है, तो आप बता देते कुमुद नागर। लेकिन आपसे पूछा गया है कि ये किसके जीवन पर आधारित है, ये पूछा गया है, तो आपको बताना है कि ये अमृतलाल नागर के जीवन पर आधारित है। यानी C नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अमृतलाल नागर के जीवन पर आधारित लिखी किसने है, कुमुद नागर ने, है ना। तो B नंबर आपका C नंबर इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही होगा, अमृतलाल नागर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपको बताना, अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है। अकाल पुरुष गांधी, ये तो कई बार पूछी गई है दोस्तों। अकाल पुरुष गांधी दिनकर की है, मोहन राकेश की है, जैनेन्द्र कुमार की है, या फिर अज्ञेय की है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जैनेन्द्र कुमार की, है ना। जैनेन्द्र कुमार की रचना है अकाल पुरुष गांधी। अकाल पुरुष गांधी यानी D नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, जैनेन्द्र कुमार की है ना। और अगला बताना है माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें ये क्या है दोस्तों। माटी की मूर्तें हमने देखा था, ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है ना। माटी की मूर्तें हमने याद कैसे किया था कि लोग क्या करते हैं, माटी की मूर्तें बना के वृक्ष के नीचे स्थापित कर देते हैं, है ना। माटी की मूर्तें बना के वृक्ष के नीचे स्थापित कर देते हैं, है ना। मिट्टी की बारात शिवमंगल से सुमन की है। और मिट्टी की माटी की मूर्तें आपका उत्तर होगा ये रेखा चित्र है। रेखा चित्र, रेखा रेखा रेखा, ये रेखा है। रेखा खींच दी थी लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा खींच दी। लक्ष्मण जी ने बोले इसके बाहर नहीं आना, इसके बाहर नहीं आना। और इसके बाहर सीता जी आई तो क्या हो गया था, हरण हो गया था। अपन को भी लक्ष्मण रेखा खींच देनी है, लक्ष्मण रेखा, इसके बाहर नहीं आएगा कोई। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है। क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना। 10 द्वार से सोपान तक, नीड से निर्माण, क्या है। तो इनकी दोस्तों जो है वो कितने में, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में विभाजित है, हरिवंश राय बच्चन साहब की। और इनकी आपको ने पढ़ी होगी 2 चट्टानें। 2 चट्टानें मैंने आपको याद करवाई थी रचना, 2 चट्टानें। बोले इनकी 2 चट्टानें हरिवंश राय बच्चन साहब की, एक अभिषेक बच्चन एक अमिताभ बच्चन, 2 चट्टानें हैं, है ना। और ये 4 भागों में प्रकाशित है, 4 भागों में हरिवंश राय बच्चन की। क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। B नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 भागों में प्रकाशित है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि तरुण के स्वप्न आत्मकथा के लेखक कौन है। तरुण के स्वप्न, ये तो मैंने आपको याद करवाई थी दोस्तों कि तरुण मतलब होता है, क्या होता है, युवा। युवा होता है, युवा, है ना। और हर युवा का सपना होता है कि हम सुभाष चंद्र बोस बने, ऐसे याद करवा दिया था आपको, है ना। तरुण मतलब होता है युवा।
और युवा का सपना होता है कि हम भी क्या बने, सुभाष चंद्र बोस बने, तो तरुण की स्वप्न आत्मकथा के जो लेखक होंगे वो सुभाष चंद्र बोस होंगे, यानी बी नंबर सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है।